नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696086089483864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 21 जून और ये वाली जो पूरी करंट अफेयर की पीडीएफ है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके इन पीडीएफ को ले सकते हैं। इनकी वीडियो एक्सप्लेनेशन तो फ्री है, लेकिन ये पीडीएफ जो है वो पेड है। आज के हमारे आर्टिकल में सबसे पहला आर्टिकल है जो हमारी सरकार की शिक्षा नीति आई है, उसकी क्या क्या सफलताएं रही हैं और क्या क्या सीमाएं या विफलताएं हैं। फिर है भारत और अफ्रीका के बीच में जो भी आपसी संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर है विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस। फिर है सावरीन स्वर्ण बॉन्ड योजना, काउंटरवेल ड्यूटी और स्वीट। सबसे पहला है कि भाई जो हमारी सरकार ने अभी तक जो भी नई नीति लागू करी थी, आपको पता है कि यहाँ पर मोदी सरकार के 9 साल से ज्यादा हो गए हैं, तो यहाँ पर एजुकेशन के मामले में काफी सारे चेंजेस आए हैं। तो अब हम वही पढ़ेंगे कि ये चेंजेस कितने सारे सफल हुए। हालांकि ये जो पूरा जो टॉपिक है ये आपके सिर्फ और सिर्फ मेंस में पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में इसके रिस्पेक्ट में कुछ भी नहीं बनेगा। मेंस में जीएस पेपर 2 के अंदर जो है इसे सीधा सवाल बन सकता है टॉपिक एजुकेशन के अंदर। आप जैसे कि जानते हैं कि भाई अभी जो नई शिक्षा नीति आई थी जिसमें ये बोला गया था कि आगे आने वाले 20 वर्षों के लिए शिक्षा की एक नई रूपरेखा तैयार की गई है। ये पूरा का पूरा आर्टिकल मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया है और इसमें ये बोला है कि भाई आज के समय में जो है अभी मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल चल रहा है उसमें पहले कार्यकाल की तुलना में काफी सारी चीजें नई घटनापूर्ण साबित हुई है। एजुकेशन पॉलिसी में जहां तक मैं बात करूं क्या चेंजेस आए हैं, तो आप जानते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है 2020 में। उस एजुकेशन पॉलिसी ने काफी ज्यादा चेंजेस लाए हैं। किस टर्म्स में? नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने जो है आर्ट्स साइंस इन सब में कोई हार्ड सेपरेशन रखा नहीं है, बहुत ही इंक्वायरी ड्रिवन फ्लेक्सिबल तरीके से रखी है। और आप जानते हैं सीईटी का एक नया टॉपिक आया है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रहेंगे सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए। प्लस आप जानते हैं कि अब ये भी किया गया है कि जो बाहर की यूनिवर्सिटी है फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ जो है वो कोलैबोरेट किया जाएगा। और इंजीनियरिंग कॉलेज जो है जो यहाँ पर बीटेक प्रोग्राम चला रही है उनको रीजनल लैंग्वेजेस में भी लेके आया जाएगा। और पूरा का पूरा जो करिकुलम है वो एक जैसा नेशनल लेवल पे बनाया जाएगा। और अभी एक नया जो है डिजिटल चीजें बनाई गई है जैसे कि निपुण भारत के नाम से। आईआईटीज के अंदर 5,000 से ज्यादा सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए कर दी गई है। डिटेंशन पॉलिसी नहीं रहेगी, किसी भी बच्चे को जो है 8वीं कक्षा तक जब वो नहीं पहुंच जाता तब तक उसको कोई फेल नहीं किया जाएगा, किसी भी स्कूल से उसको निकाला नहीं जा सकता, राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत। और फिर एक एनटीए बनाया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, 1860 के इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, जिसमें किसी भी हायर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए आपको पहले एक टेस्ट सीईटी जैसा टेस्ट जो है वो पास करना पड़ेगा। उसके अलावा एक नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया है जिसके अंदर मेडिकल एग्जाम्स लेने के लिए अलग से कमीशन रहेगी। हायर एजुकेशन के लिए आपको अलग से फंडिंग दी जा रही है। न्यू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया है जिसमें बोर्ड एग्जाम्स जो है वो साल में 2 बार होंगे, सेमेस्टर सिस्टम होगा। और साथ ही साथ जो आर्ट्स कॉमर्स और साउंड साइंस के बीच में जो इतनी ज्यादा बाउंड्री है ना भाई उसको कम किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है अभी ये भी नया आया है कि साइंस और ह्यूमैनिटीज आपकी मर्जी, आप कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि साइंस है तो आपके पास पीसीएम और बी ही होना चाहिए, जरूरी नहीं। तो ये सारे चेंजेस जो है आज तक आए हैं। आपसे अगर पूछा जाता है कि गवर्नमेंट ने एजुकेशन की दिशा में क्या क्या स्टेप्स लिए हैं तो आप ये सारे स्टेप्स अपने आंसर में, मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। एग्जैक्टली इन सबको लिख सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स बना। और अगर आपसे पूछता है कि आज के समय की जो हमारी शैक्षिक नीतियां हैं उसमें क्या आप यहाँ पे बदलाव चाहते हैं
या क्या आपको लगता है कि इसमें चेंजेस आने चाहिए? तो वो चेंजेस भी आप यहाँ पे बताएंगे एजुकेशन पॉलिसीज में। जैसे कि पहला बदलाव यहाँ पर क्या हुआ कि नाम तो चेंज कर दिया गया, जैसे मिड डे मील का नाम पोषण तो कर दिया गया, लेकिन ये एक्चुअली में क्या इम्प्लीमेंट हुई है? नहीं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि कोई बेहतरी नहीं करी, कुछ नहीं किया, लेकिन केवल नाम बदल के, जैसे मिड डे मील का नाम बदल के पीएम पोषण अभियान कर दिया। लेकिन उसमें क्या चेंज लाए आप इसमें बताएंगे? कि इसमें जो है वो पोषण भी, पढ़ाई भी, ऐसे इनिशिएटिव को प्रॉपर लगाने की जरूरत है, केवल नाम लिखना ही काफी नहीं है। ऐसे इनिशिएटिव्स को बराबर बनाना और लागू करने की सरकार को जरूरत है। और समग्र शिक्षा अभियान को काफी ज्यादा अभी धनराशि कम मिल रही है। और ऐसा आप जो है कार्यक्रम, आपके जो स्कूल में जो नोट्स होते हैं, जो हमारी बुक्स होती हैं, वो राजनीति से प्रेरित ना हो। ठीक है भाई, 6,000 से ज्यादा यहाँ पर ऐसी मतलब केवल जो है वो 1,500 शिक्षकों को ही शिक्षा प्रणाली में नियुक्त किया जा रहा है, तो शिक्षकों की भी यहाँ पर काफी कमी है। तो आप देखें यहाँ पर, तो अभी तक भी डिजिटल यूनिवर्सिटीज को उतना ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया गया है। और जीडीपी में धीरे धीरे करते करते जो है वो कुछ ज्यादा यहाँ पर एजुकेशन के लिए फोकस नहीं किया गया है। अभी वहीं तक रुकी है, 2015 से 2.8% से 2.9% की वृद्धि हुई है, जबकि इसकी वृद्धि करीब करीब 4 से 5 तक पहुंच जानी चाहिए। तो अभी ये इस तरीके से है। अब आगे आने वाले समय में ऐसा बोला जा रहा है कि राइट टू एजुकेशन, जो अभी तक तो सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन की बात करता है ना, और ये हमारे आर्टिकल नंबर 21A में भी लिखा हुआ है, लेकिन आगे आने वाले में ये क्लास 12th तक के लिए भी कहेगा। अभी तक तो भाई 6 to 14 years की एज है, यहाँ पे 3 years से स्टार्ट करें। आंगनवाड़ी प्री स्कूल अभी से 3 to 6 years के बच्चों को कवर अप करता है, आगे आने वाले समय में 3 to 8 का करेगा। आंगनवाड़ी और प्री स्कूल को भी प्राइमरी स्कूल के साथ जोड़ दिया जाएगा, डिस्कवर बेस्ड लर्निंग और MHRD सारी चीजें देखेगी। तो अब ये आगे आने वाले समय में ये चीजें होने की संभावना है। तो आप सभी लोगों को अपना जब मेंस का आंसर राइटिंग आप लिख रहे होंगे, आपने यही सब चीजों को एक्सप्लेन करना है कि ये चीजें हैं, ये बदलाव है, ये सरकार यहाँ पे करने की कोशिश कर रही है। जो इनिशिएटिव्स बता दिए वो भी लिखिएगा, और जो मैंने चेंजेस बताए कि होने चाहिए तो वो भी है। ये जो पूरा एडिटोरियल आया था हिंदू में, द हिंदू में जो एडिटोरियल था, उसके हिसाब से मैंने उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए हैं कि भाई क्या क्या अभी चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या ऐसी है। समझ में आया सबको यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इंडिया और अफ्रीका के बीच में जो संबंध है उसके ऊपर अभी क्या है कि हमारा जो कॉमर्स और इंडस्ट्री, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, कंज्यूमर अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ये बोला है कि हम लोग जो है इंडिया और अफ्रीका के बीच में जो ट्रेड है वो $200 बिलियन तक पहुंचाने वाली, डबल करने वाली है। ठीक है, अगर मैं आज के समय की बात करूं फिलहाल के लिए, तो इंडिया और अफ्रीका के जो रिलेशंस है वो एनर्जी के ऊपर काफी ज्यादा बेस्ड है। क्यों? क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एरिट्रिया, सोमालिया, ये सब जो कंट्रीज आती हैं, ये सब कंट्रीज और अफ्रीका के जितने भी कंट्री हैं वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट सीट लेने के लिए हमेशा बढ़ावा। उनका ऐसा कहना है कि इंडिया जो है वो वीटो पावर डिजर्व करता है। और अभी हाल फिलहाल में भी इंडिया ने अफ्रीका, जो कि काफी पुअर कॉन्टिनेंट में काउंट किया जाता है, इंडिया ने वहां पे काफी सारे इनिशिएटिव लिए, चाहे वो वैक्सीन कोविड के समय में हुआ हो। जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, ई विद्या भारती, ई आरोग्य भारती, वैक्सीन मैत्री, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में शुरुआत ही इसलिए किया गया था क्योंकि अफ्रीका एक ऐसी कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, केप्रिकॉन एंड इक्वेटर तीनों लाइंस क्रॉस। साथ ही साथ इंडिया ने काफी सारा जो लोन ऑफ क्रेडिट है वो रेलवे लाइंस, विद्युतीकरण परियोजनाएं, कृषि मशीनीकरण, इन सब के जो है काफी सारा इनको भी प्रोवाइड किया था। ठीक है, 27 सबसे कम विकसित देश गैर पारस्परिक आधार पर यहाँ पर जो है वो ड्यूटी फ्री टैरिफ करते हैं। तो काफी अच्छा रिलेशन है, ऐसा नहीं कि इंडिया काफी ज्यादा कोशिश भी कर रहा है रिलेशन को फ्लरिश करने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर बायलैटरल जो ट्रेड है वो इंडिया के साथ हमारा बड़ा ही है, मतलब अफ्रीका और इंडिया का काफी इंक्रीज ही हुआ है पहले के समय में। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी बैलेंस में हो रहे हैं। हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो $51.2 बिलियन का कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। इम्पोर्ट कम करा रहे हैं लेकिन बैलेंस में चल रहा है, बहुत ज्यादा घाटे में नहीं चल रहा है।
तो यहाँ पर जो हमारे पीयूष गोयल है उन्होंने ये बोला ही है कि अभी जैसे $100 बिलियन तक अपन लोग पहुंच गए हैं, तो अब यहाँ पर हम लोग इसको डेवलप करेंगे और यहाँ पर इसको आगे आने वाले समय में $200 बिलियन 2030 तक पहुंचा देंगे। और आज के समय की जो पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन, वो इसको अचीव करने में काफी मदद करेगी। ठीक है भाई। इंडिया अफ्रीका के रिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन अच्छी खासी जो है वो होल्ड करती है, तो आगे आने वाले समय में दोनों कंट्री जो है एजुकेशन और इन सब पे फोकस करने। और जो हम यहाँ पे कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, वन वर्ल्ड वन ग्रिड, दोनों यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अफ्रीका एज अ होल कॉन्टिनेंट इंडिया के सपोर्ट में है। अफ्रीका में नंबर ऑफ कंट्रीज है, 52 से ज्यादा कंट्रीज हैं उसके अंदर। नाइजीरिया, अल्जीरिया, घाना, मॉरिशियाना, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका, बहुत सारी कंट्रीज है। तो यहाँ पे सारी कंट्रीज मिलकर के सपोर्ट करने को तैयार है। ठीक है। अब डिजिटल कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं, जैसे कि वहां पर भी यूपीआई जैसा सिस्टम होगा, कोविन ऐप जा रही है, वन नेशन वन राशन कार्ड, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारी चीजें जो है अफ्रीका की गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के चीजों से रिप्लेस कर रही है। मतलब वहां पे इंडियन चीजों को और ज्यादा बढ़ावा दे रही है। साथ ही साथ इंडिया और अफ्रीका दोनों गवर्नमेंट जो है वो इक्वालिटी और लिबर्टी, इन दोनों पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। दोनों के दोनों इसी चीजों पे बिलीफ रखते हैं। तो यहाँ पर आगे आने वाले समय में चाहे रोडवेज हो, रेलवेज हो, पोर्ट्स हो, हर चीज में यहाँ पर इंडिया और अफ्रीका के रिलेशनशिप को, टाइज को और डीप किया जा सकता है। तो जो अभी स्टेटमेंट आई थी उसी के हिसाब से भारत और अफ्रीका के बारे में बताया है मैंने आपको। और ये पूरा का पूरा आर्टिकल हमारे मेंस के जीएस पेपर 2, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस आती हैं, उस पूरे के लिए इम्पोर्टेंट है। पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस के पूरे आर्टिकल के लिए आप लोगों को ये पूरा पढ़ के जाना है। क्लियर हुआ सभी लोगों को यहाँ तक? ये पूरा का पूरा आपको ऐसे ही रट के जाना है, ऐसे ही लर्न करके जाना है। ठीक है। ये आप देख सकते हो, इंडिया और अफ्रीका का कॉन्क्लेव अभी 2023 में हुआ है दिल्ली के अंदर, क्रिएटिंग वन फ्यूचर, और उसी के अंदर यहाँ पर ये पूरा बताया गया। एग्जिम बैंक ने इसको इनॉग्रेट किया था। ये हमारे भारत का एम्बलम है। ये G20 को हम जो होल्ड कर रहे हैं ये उसके ऊपर है। और ये जो है इनिशिएटिव इंडिया का है। ये सारी चीजें जो है आपको याद में रखनी है। इस तरीके से ये आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। थर्ड आर्टिकल है यहाँ पर, काफी इजी सा है। अभी सूखा और मरुस्थलीकरण जो है उसको रोकने के लिए यहाँ पर एक दिवस जो है वो मनाया गया है, 17 जून को मनाया जाता है, जिसमें सिर्फ ये बोला गया है कि जितना भी मरुस्थल होता है और सूखा पड़ता है उसको रोकना है। उसके लिए पब्लिक अवेयरनेस होती है। और यहाँ पर यूएन ने ये बोला है कि अगर हम ये जो सूखा सूखा पड़ने की वजह से भूखमरी होती है, अगर हम इसको खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें हमारे पूरे वर्ल्ड की जो महिलाएं हैं उनको राइट देने होंगे, जो कि बिल्कुल सही बात है। हमारी महिलाओं को अगर इक्वल राइट मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो चीजें आज कम लग रही है वो बढ़ती जाएंगी और सही होती जाएंगी। ये जो पूरा दिवस है 17 जून को मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दिन जो है ये 1995 में सबसे पहली बार शुरू किया गया था, फिर ये आगे से चलता आ रहा है। इस बार की थीम थी हर लैंड हर राइट, ये महिलाओं के लिए है। तो डेजर्टिफिकेशन की अगर मैं बात करूं कि मरुस्थलीकरण क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई बारिश है ही नहीं और जो लैंड है ना पूरा खराब हो, और उससे क्या होगा, जो लैंड है ना वहां पे आप खेती नहीं कर सकते, वो लैंड पूरा खराब होता जा रहा है, उसमें जो सॉइल है वो पूरी डिग्रेड होती जा रही है। तो यहाँ पर जितने भी शुष्क, अर्ध शुष्क, जितने भी इस तरीके की स्थिति है, वहां पर किसी ना किसी वजह से, चाहे वो प्राकृतिक कारण हो, चाहे वो मानव का कोई निर्धारित कारण हो, उससे पूरी की पूरी भूमि खराब होती जा रही है। ठीक है। और ये इस तरीके की अगर मैं भूमि की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में 40% ऐसा लैंड है जो कि आज भी डिग्रेडेड काउंट किया जाता है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 2050 तक आते आते बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इससे प्रभावित हो सकती है। क्योंकि आज के समय में अगर हम 2000 से अभी तक की बात करें, पिछले 20 सालों की, तो जो सूखे पड़ने के इंसिडेंट है ना वो 29% से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और जितनी भी हमारी एग्रीकल्चर में महिलाएं काम करती, महिलाएं जो भी लोग काम करते हैं उसमें आधे से ज्यादा तो महिलाएं काम करती हैं, लेकिन उनको राइट्स नहीं दिए गए। और अभी भी वो जमीन के ऊपर राइट्स किसके हैं? पतियों के हैं, उनके हस्बैंड के हैं। तो आज भी महिलाओं को राइट नहीं दिए गए। महिलाओं को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी किसी का भी फिनोमिना हो, सब महिलाओं को सफर सबसे ज्यादा करना होता है। तो इसकी वजह से ये सारी चीजों को यहाँ पर खत्म करने की जरूरत है। अगर अगर हम
यहाँ पर महिलाओं को शुरुआत से ही भूमि पर समान अधिकार देंगे तो जितने भी गरीब क्षेत्र हैं वहां पर वृद्धि भी होगी, क्योंकि कुपोषण की समस्याएं भी कम होंगी और भुखमरी भी कम होगा। तो हर जगह पर, चाहे सॉइल कंजर्वेशन हो, चाहे फैमिली डिसीजन मेकिंग हो, महिलाओं को मैनेज करना सबसे अच्छे तरीके से आता है। ये जितने भी मेरे व्यूअर्स यहाँ पे सुन रहे होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, सब इस बात को बहुत अच्छे से मानेंगे। सबके घर में उनकी मम्मी है, उनकी सिस्टर्स है, किसी की वाइफ है, किसी की बेटी है। आप जानते हैं कि महिलाएं जो है मैनेज करने में बहुत ही सक्षम होती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही पुरुष नहीं होते, पर महिलाएं भी होती हैं। तो पुरुष को तो अधिकार ऑलरेडी मिल रहे हैं ना, तो महिलाओं को भी यहाँ पर अधिकार देने की जरूरत है। ठीक है, तो यही बात है पूरे आर्टिकल में। तो ये यूनाइटेड नेशन के ऊपर जो है एक कॉन्वेक्शन भी होता है, 1994 में शुरू हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, रोम इटली में इसको स्टार्ट किया गया था, और तब से ये जो है इसका दिवस मनाया। बढ़ते हैं हमारे फोर्थ आर्टिकल की तरफ। जो ये वाला आर्टिकल था ये आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ के जाना है। ठीक है, कि कब मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या थी, ये पढ़ के जाइएगा। लैंड डिग्रेडेशन क्या होती है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेंस में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन, भूमि क्षति किसे कहते हैं, मृदा अपरदन किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार GS1 के पेपर में सॉइल कंजर्वेशन का जो आर्टिकल है उसमें कई बार ये पूछा जा चुका है, तो ये भी पढ़ के जाना है। ठीक है, मेंस में इसकी डेफिनेशन, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, वो पढ़ के जाना है। मैंने पिछली वीडियोस में अपनी इस टॉपिक को कवर किया। अगला आर्टिकल है अपना सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड। अभी सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड जो है उसको इशू किया गया है। होते क्या है, ये असल में पहली बार जो है 2015 में शुरू किए थे, ताकि फिजिकल गोल्ड की डिमांड कम करके जो आप पैसा यहाँ पर गोल्ड की डिमांड के लिए करते हो, तो आप क्या करोगे, वो पैसा आप फाइनेंशियल सेविंग्स में डालोगे, स्टॉक्स में डालोगे। तो ये वही है, RBI ने स्टार्ट किया था इसको कि बॉन्ड्स बेचे जाएंगे इसमें, और उसके तहत जो है आपको वो हिंदू फैमिलीज के लिए यहाँ पर दिया जाएगा, और ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी वगैरह। तो यहाँ पर गोल्ड के जो बॉन्ड प्राइजेस हैं वो गोल्ड की ही प्योरिटी 24 कैरेट गोल्ड के साथ इशू होंगे, जो कि बिलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन इशू करती है। 2.5% पर एनम के ऊपर ये स्कीम चलेगी, और गोल्ड बॉन्ड्स आपको इशू किए जाएंगे, जो कि 8 साल के बाद आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो, मेच्योर इसको करवा सकते हो। ठीक है, आप इसी पूरे बॉन्ड को आपने, जैसे आप कोई गोल्ड सोना गिरवी रख के कुछ करते हो, लोन लेते हो, तो इन बॉन्ड्स को भी आप गिरवी रख करके आप लोन ले सकते हो। मतलब आप फिजिकल गोल्ड नहीं ले रहे हो, आप एक सॉवरिन ले रहे हो, आप एक इंडिपेंडेंट गोल्ड की फॉर्म में कुछ परचेज कर रहे हो। ठीक है, आपके हाथ में फिजिकल गोल्ड नहीं रहेगा, बॉन्ड रहेगा उसके बिहाफ पर। ठीक है, तो इसमें जो है इन्वेस्टमेंट लिमिट करीब करीब 1 ग्राम के सोने की होती है, और ये गोल्ड बॉन्ड जो है वो आप मल्टीपल यूनिट्स में परचेज कर सकते हो, और ये भी मतलब आराम से इसको परचेज किया जा सकता है। लेकिन उसके नुकसान भी काफी सारे हो सकते हैं। कई बार क्या होता है ना कि ये लॉन्ग टर्म है, 8 साल। अगर आपको, जैसे आप कई बार आपके पास फिजिकल गोल्ड है तो आपने बेच दिया, आपके पास था, आपको कोई जरूरत पड़ी, कुछ भी हुआ, आपने बेच दिया। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि आप, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसको हाथों हाथ नहीं बेच सकते हो, एक्सचेंज पे नहीं डाल सकते हो। तो ये थोड़ा सा ये है कि अगर आपको मेच्योर होने से पहले इसका पैसा चाहिए ना, तो आप ये नहीं ले सकते। बस ये इसके नुकसान है, बाकी बहुत अच्छी स्कीम है, RBI ने जो 2015 में शुरू की थी, और इस पे आपको 2.5% का पूरा पूरा जो एक बेनिफिट होता है वो भी अच्छा खासा मिलेगा। तो ये है इस तरीके से एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम। छोटा सा आर्टिकल है ये, और इसको आप पढ़ लीजिएगा पूरा। ठीक है भाई, अगला है हमारा काउंटरवेलिंग ड्यूटी, प्रतिकारी शुल्क। अभी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने ये बोला है कि जितना भी स्टील का आयात होता है, जो चाइना से आता है, उस पर क्या लगाएंगे हम, काउंटरवेलिंग ड्यूटी। अभी काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या होता है, देखो चाइना से हम स्टील मंगा रहे हैं, ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इस पर ड्यूटी लगाने का क्या मतलब। इसका ये मतलब है कि सरकार जो है ना वो क्या करेगी, जो भी आता है ना सामान, इंपोर्ट होता है दूसरी कंट्री से, उसमें जो है ना, उस जब देखो यार, बाहर से अगर आप इंपोर्ट कराओगे तो हमारे जो डोमेस्टिक काम करने वाले घरेलू हैं उनको नुकसान होगा ना, क्योंकि आप बाहर से मंगवा रहे हो, नुकसान इनको होगा। तो इनके नुकसान की भरपाई के लिए एक ड्यूटी लगाई जाती है, टैक्स लगाया जाता है, इसे काउंटरवेलिंग ड्यूटी कहते हैं। तो एक ऐसा टैक्स होता है जो किसी भी बाहर के देश से आने वाले, किसी देश में अगर आ रहा है सामान, उसके ऊपर लगाए जाने वाले एक आयात कर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक नहीं लगता था स्टील पर, अब लगेगा यहाँ पर, WTO ने भी इसकी परमिशन दे दी है।
क्यों लगा रही है सरकार ऐसा? अभी तक तो नहीं था, अब क्यों लगा रही है सरकार? क्योंकि क्या होता है कि जो बाहर की, जैसे चीन की सरकार है, चीन की सरकार क्या करती है कि अपने सामान को सस्ता करके निकालती है, और जो बाहर के देश होते हैं वो, अब सस्ता होगा तो यार हम खरीदेंगे ना। जैसे आपको पता है दिवाली की लाइट सस्ती थी, हमने खरीदनी शुरू कर दी चाइना से। अब नहीं खरीदनी चाहिए, अपने डोमेस्टिक वर्कर्स को फायदा मिलना चाहिए, लेकिन लोगों ने खरीदी थी ना उनकी। तो क्या होता है कि फॉरेन की सरकार ना अपनी चीजों की लत लगवाने के लिए लोगों को दूसरी कंट्री में सब्सिडी के ऊपर बेचना शुरू कर देती है। तो अब उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, तो वो सामान सस्ता बिकेगा। वही अगर वो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपको मिल रहा है 50 रुपए का, वो चाइना से आने के बाद भी अपने को 20 रुपए का पड़ रहा है। तो फिर तो मतलब कुछ तो गलत हो रहा है ना यहाँ पर। इसको ओवरकम करने के लिए काउंटरवेलिंग ड्यूटी सरकार द्वारा पुटअप की जाती है। तो ऐसा ना हो कि भाई पूरे हमारे देश में या किसी भी देश में दूसरी कंट्री के गुड्स भर जाएं, इतना भर जाए कि अपने देशों को, अपने लोगों को जॉब मिलनी बंद हो जाए। उसके लिए क्या लगानी चाहिए? काउंटरवेलिंग ड्यूटी। तो ऐसा नहीं है कि भाई आप दूसरी कंट्री की मोनोपोली यहाँ पर करना शुरू कर दें, तो उससे क्या होगा ना कि अपने इंडिया में उस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो रहेगी, लेकिन जो उसका असल में मार्केट का प्राइस है ना, उससे कुछ हम उसको क्लोज लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, तो उस प्रोडक्ट की यहाँ पर मोनोपोली खत्म की जा सकती है। ठीक है भाई, तो ये यहाँ पर जो है इंडिया में काउंटरवेलिंग ड्यूटी जो है वो डीजीए, मतलब कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड एलाइड ड्यूटीज, यहाँ पे पूरा संभालती है। ये कॉमर्स डिपार्टमेंट, जो वाणिज्य मंत्रालय है, उसी के अंडर पूरा आता है। तो ये पूरी यहाँ पर अपनी बताती है कि भाई कितना कितना कैसे होना चाहिए, पर उसको कितना लगाना है, कितने कितने महीनों में लगाना है, वो सब डिसाइड करने की जिम्मेदारी है फाइनेंस मिनिस्ट्री की। ठीक है, इन्होंने रिकमेंडेशन दे दी। रिकमेंडेशन कौन देता है ये आपको पढ़ना जरूरी है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये आपको याद रखना है कि कौन यहाँ पे ड्यूटी बताता है और ये किसके अंडर आता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। अब इसी के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी भी होती है। इसे ही हम कहते हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी मतलब वही चीज है कि अगर कोई कंपनी यहाँ पर बेच रही है सामान को, और वो उस प्राइस से कम में बेच रही है जो एक्चुअली में उसका प्राइस है, तो उसके ऊपर ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है ना। तो एंटी डंपिंग और काउंटरवेलिंग ड्यूटी में डिफरेंस समझिए। अगर कोई चीज है जिसकी कीमत कम है, कम कीमत वाली विदेशी वस्तुओं के कारण स्थानीय बाजार में नुकसान की रोकथाम हो रही है, उसे एंटी डंपिंग कहते हैं। वही जो काउंटरवेलिंग ड्यूटी है उसमें क्या कहते हैं, विदेशी उत्पादों पर लगाता है जिनकी कीमत उन्हें प्राप्त सरकारी सब्सिडी के कारण बहुत कम हो जाती है। जिनको सब्सिडी मिली है सरकार की तरफ से, इसलिए वो कम हो जाएगा वहां का, उसे कहते हैं हम एंटी डंपिंग, सॉरी काउंटरवेलिंग ड्यूटी। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। तो बस याद रखिएगा, काउंटरवेलिंग जो ड्यूटी होती है, प्रतिकारी शुल्क, उसमें सरकार ने जो, वहां की खुद की सरकार ने जो सब्सिडी, जैसे चाइना की सरकार ने कोई सब्सिडी दी है, उस पे जो टैक्स होगा ना, उसे कहते हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटी। तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी जो है यहाँ पर, वो सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी पे होती है, चाहे उनको लोन दिया हो, कोई सब्सिडी दिया हो, उसकी वजह से। और एंटी डंपिंग ड्यूटी जबरदस्ती ऐसे करना कि भाई किसी एक जगह पे जाके अपनी मोनोपोली स्थापित करने के लिए बेचना शुरू कर देना। ठीक है, तो ये एक डिटर्मिनेशन प्रोसेस होता है। तो ये डिफरेंस होता है एंटी डंपिंग और काउंटरवेलिंग में, ये आप याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है। ठीक है ना। लास्ट आर्टिकल है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए याद रखना है, बहुत छोटा सा पॉइंट है। अभी एक नया यहाँ पे टेलीस्कोप डिजाइन किया है सन के लिए। आप जानते हैं कि हमारा अभी आदित्य L1 मिशन स्टार्ट होने वाला है, आप सभी लोग जानते हैं, अगस्त में हम लोग लॉन्च करने वाले हैं इसरो। तो इसरो ने सन को पूरी स्टडी करने के लिए एक बहुत ही यूनिक सा टेलीस्कोप बनाया जिसका नाम है सूट, द सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। पुणे की यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर डेवलप किया है इसको, इसरो ने इसको पूरा मतलब डेवलप पुणे की यूनिवर्सिटी ने किया है, हैंड ओवर इसरो को कर दिया। सो आपको क्या याद में रखना है, पहले तो सूट की फुल फॉर्म क्या है, कौन से मिशन में काम आएगा ये, आदित्य L1। आदित्य का मतलब ही सन होता है, आदित्य द संस्कृत वर्ड विच मीन्स सन। और ये तैयार किसने किया है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, दैट इज इन पुणे। एंड ये किसको हैंड ओवर किया है, इसरो को। तो बस ये है मेन इंपॉर्टेंट यहाँ तक। ये वाला तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछे जाएंगे। जो सूट है यहाँ पर, ये पूरी हमें सन की इमेजेस परफॉर्म करके देगा, जिसकी वेवलेंथ 2000 से 4000 के बीच में रहने वाली है, जो आज तक कभी नहीं मिली।
ये होगा यहाँ पर। प्लस ये भी बताएगा कि जो हमारी सन से यूवी रेडिएशंस आती हैं, जो हमें स्किन कैंसर और हमारी स्किन के लिए हजार्डस होती हैं, इसका हमें क्या मतलब, इसका क्या मेजर होता है, कितना एक्सटेंट होता है, कितनी ओजोन लेयर है, हर चीज के बारे में डिटेक्ट करके बताने के लिए कैपेबल है। और ये 5 सालों तक चलेगा, ऐसा अभी तक कहा गया है। इसरो ने इसके लिए पूरा पैसा दिया था, 25 करोड़ रुपए। तो ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए कामयाब है। अभी आपको पता है कि इसरो जो है आदित्य L1 मिशन को लेकर के आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसरो यहाँ पर अभी वीनस के लिए भी जो है मिशन लेकर के आ रही है, और अभी नासा के साथ मिलकर के भी विशाल सैटेलाइट बनाई है। तो ये सब आपने याद रखना है। L1 लेग्रांजे पॉइंट में जाके ये प्लेस की जाएगी, जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर है अर्थ से। ठीक है, यहाँ पर फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन दैट इज द कोरोना, ये सारी चीजों को ऑब्जर्व करके PSLV एक्सेल सैटेलाइट के थ्रू श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया जाए। ये सब फैक्ट्स भी आपको एकदम माइंड में क्लियर होने चाहिए। अपकमिंग जो CAPF एग्जाम आ रहा है उसके लिए भी मैं बता रही हूँ अगस्त में, क्योंकि अगस्त में ये लॉन्च किया जाएगा। तो देयर इज अ हाई चांस कि करंट अफेयर से रिलेट करके कुछ क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, चलिए भाई, आज के लास्ट के हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं पोकल्ली राइस के ऊपर, जो कि तमिलनाडु में सॉल्ट को टॉलरेट करने वाला, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स की इस्तेमाल करने वाला, GI टैग मिला हुआ 2008 में आया था राइस, पोकल्ली राइस। सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो है इसमें वो यहाँ पर ठीक है। बस यहाँ पर आपसे पूछ रहा है करेक्ट, हाँ करेक्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ ये वाली है, फोर्थ वाली, इसको GI टैग मिला था। और साथ ही साथ छोटी सी मिस्टेक क्या है, ये तमिलनाडु में नहीं ग्रो होती, ये केरला में ग्रो होती है, और ये सॉल्ट इनटॉलरेंट नहीं, सॉल्ट टॉलरेंट होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। ठीक है भाई, तो होता क्या है ना कि जब पोकल्ली राइस को ग्रो करते हो, पोकल्ली राइस को ग्रो करने के बाद जो टाइम पीरियड छोड़ देते हैं यहाँ पर दूसरी सॉइल के लिए, मतलब दूसरी क्रॉप के लिए, उस समय वहां पर श्रिम्स, झींगे जो है वहां पर उगाए जाते हैं। वहां पर जो इनकी बचे कुचे जो एक लेफ्ट ओवर होता है ना, वो फिर आगे श्रिम्प्स के लिए यूज किया जाता है, और फिर उसके बाद आगे चल के उसको दोबारा से उस पर पोकल्ली राइस ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट है हमारा दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मध्य प्रदेश में बनी हुई है, 1996 में बनी थी। आपको मेन मुझे ये बताना था कि दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, क्योंकि हमेशा ऐसा कोई ना कोई मैं क्वेश्चन लेके आती हूँ जो हाल फिलहाल में न्यूज में चल ही रहा है। ये आप लोगों को पूरे फैक्ट याद है। क्लियर हुआ सब लोगों को यहाँ तक? आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, मैं चाहती हूँ कि सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मुझे जरूर बताएं कि आपको किस तरीके से चीजें समझ में आ रही। कुछ बच्चों के कमेंट्स यहाँ पे आते हैं तो वो मैं हमेशा रीड करती हूँ, बाकी भी यहाँ पर कमेंट करके बताएं। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।